हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब तक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। शायद आपको याद होगा, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था हमने, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अभी रिसेंटली जो चैप्टर क्लोज किया है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तीनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही उनके क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले समय में हम उनके बेसिस पे उन पर आधारित कुछ और नए क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, उन पे भी हम बात कर लेंगे। तो अभी अपन चैप्टर की कंटिन्यूटी रखते हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मतलब आपको कुछ कहानी समझ में आ रही होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, कि सबसे पहले हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने भोजन लिया था, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमने ऑक्सीजन ली थी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो ऑक्सीजन और भोजन हमने ग्रहण किया था उसको सर्कुलेट कर दिया था। किसके थ्रू? के बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। मतलब जो भोजन हमने लिया था, जो भोजन अपनी इंटेस्टाइन में, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, गट में जो अवशोषित हुआ था, और जो ऑक्सीजन लंग्स में, लंग्स की एलोलाई से ब्लड में मिक्स हुई थी, तो ऑक्सीजन भी ब्लड में मिक्स हुई और जो भोजन अवशोषित किया वह भी ब्लड में मिक्स हुआ, और इनको सर्कुलेट किया सर्कुलेटरी सिस्टम ने, मतलब बॉडी फ्लूइड ने, ठीक है। मतलब हमने ऑक्सीजन का और भोजन का वितरण किया पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की हर एक सेल को। अब सेल भोजन का उपयोग करेगी आवश्यकता के अनुसार, और ऑक्सीजन का उपयोग करेगी ग्लूकोज को तोड़ने में, और उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ऊर्जा मिल गई, भोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, वाटर मिल गया, भोजन मिल गया, मतलब वाटर भी आ गया उसमें, ठीक है। अब इनका उपयोग करके हमने एनर्जी प्राप्त कर ली, लेकिन आपको पता है कि कुछ खाया है तो कुछ एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अंदर लिया है तो कुछ बाहर निकलेगा, क्योंकि हर एक चीज काम की नहीं होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उनको बाहर निकालना जरूरी रहता है। तो बस इसी सीक्वेंस में हम ऐड कर रहे हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। भाई सेल ने खाना खा लिया है, सेल ने ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है। अब जो एक्सक्रीटरी मैटर हर एक सेल में बनेगा उसको कलेक्ट करके वही सर्कुलेटरी सिस्टम, जब ब्लड किडनी से होकर निकलेगा तो वहां पर ये सारी अशुद्धियां किडनी में छन जाएगी। कैसे छनेगी, किडनी की क्या स्ट्रक्चर है, और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर, कौन कौन सी ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम हैं जो किडनी के अंदर हम पढ़ते हैं, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी की हम बात करेंगे, पूरी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मेनली आज वाले इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पॉइंट्स आपको बुलेट के रूप में नजर आ रहे हैं। एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब जो अलग अलग एनिमल्स हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, या ह्यूमन हैं, इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है। भाई सभी एनिमल एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, और सभी एनिमल एक जैसे हैबिटाट में नहीं रहते हैं कि भाई सभी एनिमल टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, ऐसा तो नहीं। एनिमल कॉस्मोपोलिटाइन होते हैं, मतलब सर्वत्र जगह पाए जाते हैं। कोई उड़ रहा है, कोई जल में रह रहा है, कोई टेरेस्ट्रियल जमीन पे रह रहा है, ठीक है। कोई ग्लेशियर में रह रहा है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई अंदर जमीन में रह रहा है, कोई समुद्रों में रह रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट रखते हैं एनिमल, और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट रखने की वजह से अलग अलग टाइप का भोजन ग्रहण करते हैं, और अलग अलग टाइप का भोजन ग्रहण करने की वजह से उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी अलग अलग होता है। तो एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ एनिमल्स, ये पॉइंट हमको यही बता रहा है कि एनिमल्स का जो मैटर होता है, एक्सक्रीटरी मैटर, वह वेरी करता है उनकी हैबिटाट के अनुसार, वो क्या खा रहे हैं उनके अनुसार। आप नॉर्मल एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं कि अगर आप पूरा इंडिया विजिट करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पे जाएंगे, और जब आप अलग अलग पैलेस पे जाएंगे तो आप वेस्ट इंडिया चले जाइए, वहां पर आपको अलग टाइप का खाना खाने को मिलेगा। आप ईस्ट इंडिया आ जाइए या आप राजस्थान आ जाइए, आपको यहाँ पर अलग खाना खाने को मिलेगा। आप साउथ इंडिया चले जाइए, वहां पर आपको अलग खाना खाने को मिलेगा। और जब अलग खाना खाएंगे तो एक्सक्रीटरी मैटर भी वेरी करेगा, क्योंकि वो भी खाने के ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या खाया है वही बनेगा। इसी प्रकार अलग अलग एनिमल
अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं। कोई जलीय जंतु हैं, वो जल में क्या कर रहा है, उसका आवाज कैसा है, उसकी बॉडी उस आवाज के अनुसार क्या ग्रहण कर रही है और क्या रिलीज करेगी, डिपेंड करता है उसके आवाज के ऊपर। इसी प्रकार ह्यूमन किस आवाज में रह रहा है, टेरेस्ट्रियल पे रह रहा है, इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या हो सकता है, यह भी आवाज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हैबिटाट का यहाँ पर एक मेन रोल होता है। सेकंड बुलेट पॉइंट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी वेरी करते हैं भाई, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले सिंगल सेल एनिमल थे, फिर टिश्यू आ गया, ऑर्गन सिस्टम आ गया, ये पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में, देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है सभी का, ठीक है। तो ऐसे ही उनके अंदर किसी में सेल, एक सेल पाई जा रही है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रही है, किसी में सेल मिलके, टिश्यू मिलके एक प्रॉपर ऑर्गन बना लिया है। तो सभी में एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वह वेरी करता है हैबिटाट के अनुसार ही, कि जलीय जंतु के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसा है, टेरेस्ट्रियल के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसा है, तो ये बात भी हम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम शुरू कर देंगे किडनी, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम मेनली ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डिटेल में स्टडी की जाने वाली है वह ह्यूमन फिजियोलॉजी की जाने वाली है, मतलब किडनी की जाने वाली, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करेंगे। फिर जो आज के जो बुलेट पॉइंट है, जैसे एक्सक्रीटरी मैटर, ऑर्गन या किडनी, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट स्लाइड देखिए आप, किडनी का यहाँ पर एक वीडियो डाला गया है, तो आप हल्का सा इस पे नजर कर सकते हैं कि किस प्रकार अपनी किडनी पाई जाती है बॉडी के अंदर। एक पेयर्ड किडनी होती है, इनकी लोकेशन क्या होती है ये भी हम बात करेंगे। एक टिपिकल डायग्राम है, आप देख सकते हैं कैसे उसमें आर्टरी और वेन की सप्लाई हो रही है। एक बीन शेप्ड आपको किडनी नजर आ रही है, एक किडनी लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पर है। तो ये हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसका थोड़ा इंट्रो के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, जैसे कि वेस्टेज क्या हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है और यूरिक एसिड हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने ऑक्सीजन ली है उसका उपयोग हुआ है, उसके बदले में CO2 बनी है, तो यह भी एक एक्सक्रीटरी मैटर है। हाँ, CO2 हम बहिर्शोषण के द्वारा बाहर कर देते हैं, इसमें किडनी का कोई ज्यादा रोल नहीं है। इसमें हम जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह ऑक्सीजन भी लेता है और CO2 को बाहर भी करता है, ठीक है। एक्सेस वाटर, अगर बॉडी में वाटर की ज्यादा मात्रा है, बॉडी में किसी भी चीज की अगर ज्यादा मात्रा है तो वह एक्सक्रीटरी मैटर की तौर पे ही बॉडी उसके साथ बिहेव करेगी। मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं है, बॉडी को पसंद नहीं है, वह उसको बाहर कर देगी। अगर बॉडी में वाटर ज्यादा बन रहा है तो वह एक्सक्रीटरी मैटर है, उसको बाहर करना पड़ेगा, वह नुकसानदायी है, ठीक है। तो अगर ज्यादा मात्रा है बॉडी में वाटर की तो उसको भी बाहर किया जाएगा। एक सब चीजें इक्विलिब्रियम में रहती है, साम्य अवस्था में रहती है, किसी कोई चीज ज्यादा नहीं रहती, कोई कम नहीं रहती, इक्वल बना रहता है। जैसे आप मान सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर ना ज्यादा ना कम, एक रेंज में बना रहता है, लोअर लिमिट 80, हायर लिमिट 120, ठीक है। इसी प्रकार आपके ब्लड शुगर एक लेवल में बनी रहती है, ना ज्यादा ना कम, ज्यादा हुई तो नुकसान, कम हुई तो नुकसान। हर एक चीज एक लेवल में एक मेंटेनेंस किया जाता है बॉडी के अंदर हर एक चीज का। तो बस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, इसी को ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, कि कैसे हम नाइट्रोजनस वेस्टेज को बॉडी से बाहर कर रहे हैं और कौन सा ऑर्गन इसमें योगदान दे रहा है। और ये नाइट्रोजनस वेस्टेज कौन कौन से हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। अलग अलग एनिमल्स में वेरी करता है। जैसे ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो यूरिया होता है, ठीक है। इंसेक्ट में यूरिक एसिड होता है, जलीय जंतुओं में अमोनिया होता है, ठीक है। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग एक्सक्रीटरी मैटर होता है और अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है। बस यही हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का एक्सक्रीटरी मैटर क्या हो सकता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस अमोनियोटेलिज्म कहलाता है। ऐसे एनिमल जो अमोनिया को सीक्रेट करेंगे तो वह एनिमल अमोनियोटेलिक कहलाएंगे। एनिमल क्या कहलाएंगे, अमोनियोटेलिक कहलाएंगे। मैं यहां से पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहां पर चलिए ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनियोटेलिज्म।
जो एनिमल ऐसा प्रोसेस शो करते हैं जिसमें कि वह अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, वह अमोनियोटेलिज्म कहलाता है प्रोसेस। लेकिन जो ये फिनोमिना है एक्सक्रीट करने का, और जो ऐसे एनिमल है, फिनोमेना तो क्या कहलाता है, अमोनियोटेलिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस अमोनियोटेलिज्म कहला रहा है। लेकिन ऐसे एनिमल जो अमोनिया सीक्रेट करें वो अमोनियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। अमोनिया एक हानिकारक, ज्यादा टॉक्सिक मैटर होता है कंपैरिजन टू यूरिया। यूरिया, यूरिक एसिड, इनके कंपैरिजन में अमोनिया ज्यादा हानिकारक होता है, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। सो इसीलिए यह जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उनका मैटर होता है अमोनिया, एक्सक्रीटरी मैटर। जैसे कि मैनी बोनी फिशेस, बोनी फिशेस उनको कहते हैं जिनकी बॉडी बोन से मिलकर बनी होती है, जैसे ह्यूमन की बॉडी बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बनी होती है। तो फिशेस को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। ऐसी फिशेस जिनमें सिर्फ कार्टिलेज पाई जाती है तो उनको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं, और फिशेस में अगर बोन पाई जा रही तो उनको बोनी फिशेस बोलते हैं। तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सब अमोनियोटेलिक एनिमल होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि यह अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम बात करें मेमल्स की, तो मेमल्स, मेनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया और कार्ड यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, ऐसे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जिनका एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया है, वह यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। और इसमें कौन आते हैं? ह्यूमन आते हैं। आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे क्योंकि मेमल्स दे रखा है यहाँ पर, सभी मेमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, मराइन फिशेस, ध्यान रखना मराइन फिशेस, ये सब यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिया अमोनिया की तुलना में कम टॉक्सिक होता है। हालांकि अपनी बॉडी में भी अमोनिया बनता है, लेकिन उस अमोनिया को ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा लीवर के अंदर यूरिया में चेंज कर दिया जाता है। कौन सी साइकिल? ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल नहीं, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। ठीक है, तो इसके दो नेम है। क्या होता है इस साइकिल में कि लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। अमोनिया को हम एक्सक्रेट नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सक्रेट करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, वो ज्यादा टॉक्सिक होता है। सो अपनी बॉडी के अंदर, मेमल्स के अंदर हम मान सकते हैं कि ऑर्निथीन साइकिल यहाँ पाई जाती हैं, जो कि लीवर में परफॉर्म होती हैं, और लीवर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म is converted into urea in the liver. ओके, डन। चलिए आगे की बात करते हैं। रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेस एज द यूरिक एसिड। तो आप यहां पर ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर कि इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, या यूरिक एसिड होता है, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सीक्रेट किया जाता है लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स के द्वारा, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम क्वांटिटी में वाटर की आवश्यकता होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे कम क्वांटिटी में एक्सक्रीट करने के लिए कौन से मैटर को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वह है यूरिक एसिड। और कौन से मैटर को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो वह है अमोनिया। तो इस प्रकार भी यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ऑल आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल, और जो यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, और जो यूरिया सीक्रेट करते हैं उनको क्या बोल रहे थे हम? यूरियोटेलिक। ध्यान रखना दोनों वर्ड में डिफरेंस है, यहां पर यूरिकोटेलिक है, वहां यूरिया सीक्रेट करने वालों में यूरियोटेलिक था। चलिए आगे की बात करते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया। हम बात कर रहे हैं अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अभी हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ एनिमल्स, अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेरी करता है। सिंपल सी बात है, सभी एनिमल्स का जो विकास हुआ है, सभी एनिमल्स जो धरती पे आए हैं वो एकदम से नहीं टपके हैं। पहले सिंपल एनिमल्स आए, फिर थोड़े उनसे और जटिल, फिर और जटिल, फिर धीरे धीरे हायर एनिमल आ गए। इस प्रकार उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन संरचना भी वेरी करती हैं, क्योंकि एक इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस है वह एक एडवांस सीक्वेंस है। मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया है, जैसे जैसे एनिमल्स धरती पर आते गए हैं, वो
और एडवांस्ड और उनके अनुकूलित स्ट्रक्चर लेकर आए हैं अपनी बॉडी में कि वह इस एनवायरनमेंट में सूट खा जाए, ठीक है, वह सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो उनके अंदर ज्यादा एडवांटेज हैं और अडेप्टेशन ज्यादा थी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ। तो इस वजह से उनके अंदर की पाई जाने वाली स्ट्रक्चर भी वेरी करती हैं। जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया एक टाइप की फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर होती हैं प्लेटीहेल्मिन्थस एनिमल्स में, रोटिफर्स में, एनेलिड्स में। हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, पहले से ही यहाँ पर टेक्स्ट का कलर अलग है तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, विजिबल होगा। सिफेलोकोर्डेट आर आल्सो सीक्रेट आल्सो हैव फ्लेम सेल्स फॉर एज एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर बोल सकते हैं फ्लेम सेल्स किसमें पाई जाती हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस में, रोटिफर्स में, एनेलिड्स में और सिफेलोकोर्डेट। सिफेलोकोर्डेट का एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे सिफेलोकोर्डेट का एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं यहां पर एम्फीओक्सस, ठीक है। चलिए अब आप एक स्ट्रक्चर में देखिए, डायग्राम में देखिए फ्लेम सेल किस प्रकार की होती हैं। ये यहां पर एक एनिमल का डायग्राम लिया गया है, इसके अंदर जो नेटवर्क पाया जा रहा है, ये जो गोल्डन कलर का, येलो कलर का जो नेटवर्क पाया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम जो लिया है वह आप मान सकते हैं फेसियोला इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क को थोड़ा सा इधर जूम करके दिखाया गया है, क्या क्या पाई जा रही है। देखिए ये एक फ्लेम बल्ब है और इसके अंदर फ्लेम की तरह, फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं? आपके मन में एक बात आ रही है, फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं? फ्लेम सेल इसलिए बोलते हैं कि जो ये सेल ऐसे मूव करती रहती हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे फ्लेम, जैसे मोमबत्ती की ज्वाला है, ठीक है। तो फ्लेम की तरह नजर आती है, इसलिए इनको फ्लेम सेल बोल रहे हैं। तो जो यहाँ पर आपको रेशेस नजर आ रहे हैं, ये जो यहाँ पर सेल्स हैं, ये इनके फ्लेम की तरह हिलती हुई नजर आती हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल बोलते हैं। और अगर जूम करें देखेंगे अपन इस बॉक्स में, तो ये न्यूक्लियस है यहाँ पर कैप्सेल में, और ये जो सीलिया है, ये सीलिया फ्लेम की तरह मूव करती है, इसलिए इनको फ्लेम सेल बोलते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेफ्रिडिया की। अभी प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर चुके थे, अब नेफ्रिडिया की बात करें। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की ट्यूबुलर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर होती है एंड अदर एनिलिड्स जैसे हम मान सकते हैं अर्थवर्म बोल दिया हमने, अर्थवर्म के अलावा भी और एनिलिड्स हैं, लीच मान सकते हैं आप। इनमें जो है यह नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयन बैलेंस। आयनिक बैलेंस, फ्लूइड के द्वारा अपने अंदर आयनों का बैलेंस भी नेफ्रिडिया के द्वारा किया जाता है। नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर कैसी दिखते हैं आप देख सकते हैं, यह अर्थवर्म में, इसके अंदर ये बहुत सारा एक डेंस नेटवर्क पाया जा रहा है। अगर इसको जूम करके देखेंगे आप तो ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के साथ ये नेफ्रिटिक एक ट्यूब है जो इनके साथ कंबाइंड में एक गुच्छे के रूप में पाई जा रही है, ब्लड के साथ एक कांटेक्ट में रहती हैं, ताकि ब्लड में जो अशुद्धियां हैं, आयन है, उनका बैलेंस किया जा सके, वो ब्लड से सीक्रेट होकर इन ट्यूब्यूल्स में आ जाए नेफ्रिडिया में, ठीक है। और यह बॉडी से बाहर ओपन होकर उन अशुद्धियों को, उन एक्स्ट्रा आयंस को बाहर कर सके वाटर में, क्योंकि ये वाटर है, वाटर में रहने वाले एनिमल है, ठीक है। तो इस प्रकार नेफ्रिडिया इनके अंदर वर्क करता है। और एक और स्ट्रक्चर है मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर की ट्यूब में पाई जाती है यहाँ पर मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इस टर्म को आप ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, टर्म्स है यहाँ पर। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस किया जाता है। फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है बॉडी के अंदर, उसका एक लिमिट रखी जाती है, एक क्वांटिटी में ही बॉडी के अंदर उसको रखा जाता है। अगर वह ज्यादा होता है तो उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि आप मान सकते हैं ये एक वाटर बॉडी है, इसको आप कोई नदी, तालाब, समुद्र कुछ भी मान सकते हैं, और यहाँ पर कोई एक एनिमल रह रहा है, ठीक है। अब एनिमल वाटर में रह रहा है तो उसको वाटर की जो
टर्जिडिटी वो झेलनी पड़ेगी और वाटर इसकी बॉडी में इंटर करता जाएगा इसकी बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक है, धीरे धीरे बॉडी में इंटर कर रहा है या ये खुद भी अंदर मुंह से ले रहा है। अब इसकी बॉडी में वाटर की मात्रा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब इतनी नहीं बढ़ जाए कि यह खुद मर जाए, इसकी बॉडी फट जाए, तो जो मात्रा अंदर वाटर की बढ़ेगी तो इस वाटर को बाहर निकाला जाता है, धीरे 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 यह बाहर डिफ्यूज होता जाता है। तो जो ये इस प्रकार का जो एक तंत्र काम करता है, एक मेंटेनेंस रखा जाता है बॉडी के अंदर, वाटर की जो एक साम्य अवस्था बनाई रखी जाती है, तो इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस रखता है, एक इक्विलिब्रियम में उनको बनाए रखता है ताकि एनिमल सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स देखते हैं स्ट्रक्चर। ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मेल पिजन ट्यूब्यूल्स है ग्रीन कलर की, जो इसकी बॉडी में पाई जा रही है गट के आसपास। ठीक है, और इनसे मैटर सीक्रेट होता है और आयन का बैलेंस किया जाता है। चलिए, एंटिनी ग्लैंड, एंटिनी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रिएटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। भाई एनिमल किंगडम में हम फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। तो जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है क्रस्टेशिया जिसमें रखे जाते हैं प्राउन। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की क्लास होती है, ये क्लास का नेम है क्रस्टेशिया, और क्रस्टेशिया में रखे जाने वाले एनिमल्स को क्रस्टेशियंस बोलते हैं। और एक ऐसा एग्जांपल है अपने पास यहाँ पर प्राउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं झींगा। ठीक है, तो यह प्राउन रखता है ग्रीन ग्लैंड, या बोल सकते हैं एंटिनल ग्लैंड। ये एंटिनल ग्लैंड एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वर्क करती है इन क्रस्टेशियंस एनिमल्स में। क्या एग्जांपल के तौर पर बोल सकते हैं प्राउन में। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी दिखती है स्ट्रक्चर इस एंटिनल ग्लैंड की या ग्रीन ग्लैंड की। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इसका माउथ वाला रीजन है, पीछे इसकी पूरी बॉडी रहती है, पीछे इसकी पूरी बॉडी रहती है। यह यहाँ पर सिर्फ माउथ वाला सेक्शन लिया गया है इस डायग्राम में। और इसकी ये एंटिनल ग्लैंड, क्योंकि ये एंटीना वाले रीजन में पाई जाती है, एंटिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। अगर इसका जूम करके डायग्राम देखेंगे तो इसमें एक डक्ट है, पीछे ब्लडर है, फिर एक ट्यूब है जो कि रीअब्जॉर्प्शन का वर्क करती है इसमें। ठीक है, और आगे एक लेबिरिंथ है, फुली हुई स्ट्रक्चर, देन उसके बाद एंड सेक। इस प्रकार इसमें यहाँ पर एंड सेक में अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर में भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भाई नेम तो पूछा जाएगा कि जो एनिमल है इंसेक्ट्स, उनके अंदर कौन सी, जो क्रस्टेशियन होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की यहाँ पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो हमको एग्जाम्पल यहाँ पर लगाना रहेगा कि ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, एंटिनल ग्लैंड, प्राउन जो होते हैं, क्रस्टेशियन जो होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो वह है एंटिनल ग्लैंड, या बोल सकते हैं ग्रीन ग्लैंड। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी दी जा सकती है कि जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ग्रीन ग्लैंड है या किडनी है या मेल पिजन ट्यूब्यूल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो बात कर ली हमने एक्सक्रीटरी मैटर की, जो कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, 3 प्रकार की बात कर ली हमने। साथ ही साथ हमने बात की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की, कौन कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं। तो हमने बात की यहाँ पर एंटिनल ग्लैंड की, और हमने बात की यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड की, एंटिनल ग्लैंड को ही ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने बात की यहाँ पर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग नेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं, अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एनिमल्स में पाई जाती हैं। फाइनली हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो किडनी जो है वह परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन वर्टिब्रेट। किडनी परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन वर्टिब्रेट। सभी वर्टिब्रेट एनिमल में किडनी पाई जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा एनिमल्स का अच्छे से। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, लोअर एनिमल इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं क्योंकि उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। जिन एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो सभी वर्टिब्रेट में किडनी पाई जाती है। हम भी वर्टिब्रेट हैं क्योंकि हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। अगर इसमें आप एक्सटर्नल व्यू देखेंगे, एक्सटर्नल व्यू और इंटरनल व्यू,
एक्सटर्नल व्यू में आप पाएंगे कि जो एक स्ट्रक्चर है, यह एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है किडनी की, और वन पेयर किडनी हम रखते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है। इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है अब आने वाली स्लाइड में हम बात करेंगे। और ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ अ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। क्या क्या पाए जा रहे हैं? एक पेयर तो पाया जा रहा है हमारे पास किडनी, ठीक है, एक पेयर अपने पास पाई जा रही है यूरेटर, और एक पेयर यूरेटर होगी, एक यूरिनरी ब्लैडर जिसमें हम मूत्र संग्रहण करेंगे, ठीक है, यूरिन का स्टोरेज करते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, और एक यूरेथ्रा, ठीक है, जो कि एक यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन का सिक्रेशन भी इसी से निकलता है और एक्सक्रीटरी मैटर भी इसी से निकलता है, ठीक है। तो एक कॉमन डक्ट पाई जाती है ह्यूमन के अंदर। तो देखते हैं कैसी होती हैं। देखिए, ये वन पेयर किडनी हो गई अपनी, वन पेयर किडनी, ठीक है। ये वन पेयर यूरेटर कितनी होती है? वन पेयर, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, एक पेयर में नहीं, एक, और आगे जाके ये यूरेथ्रा में ओपन होता है ब्लैडर, तो एक यूरेथ्रा, तो एक यूरेथ्रा, एक ब्लैडर और दो यूरेटर और दो किडनी हमारे पास पाई जाती है। किडनी बेन शेप्ड होती है, ठीक है। अब किडनी में आप देखेंगे कि दोनों किडनी के बीच में से होकर वेना केवा गुजरती है। वेना केवा कौन? आप भली भांति जानते हैं, हम सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं। वेना केवा पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त लेकर हार्ट में ओपन होती है, और हार्ट में भी कौन से चेंबर में? राइट एट्रिया में, ठीक है। ऊपर से आने वाली सुपीरियर वेना केवा, नीचे से जाने वाली इंफीरियर वेना केवा, तो ये वेना केवा है। वेना केवा से आप देखेंगे कि दो सप्लाई, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों से एक एक सप्लाई इस वेना केवा में ओपन होती है, जो कि अशुद्ध रक्त ले जाती है। साथ ही साथ आप अरोटा भी देख रहे हैं। अरोटा जानते हैं आप? अरोटा हार्ट से निकलती है, और हार्ट के कौन से चेंबर से निकलती है? हमने रिसेंटली स्टडी की है अभी, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलती हैं और आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और पूरे शरीर में यह शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। तो आप यहां पर एक अरोटा गुजरते हुए देख रहे हैं दोनों किडनी के बीच में, ठीक है। अब किडनी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर की बात में, एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, किडनीज आर रेडिश ब्राउन, देखा था अभी आपने स्ट्रक्चर में, बीन शेप्ड, यस, they situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। भाई कैविटी जो है वह एब्डोमिनल कैविटी में जो डोर्सल वॉल है अपनी, मतलब पीठ, किडनी जो है वह पीठ, डोर्सल वॉल किसको बोलते हैं? जो अपनी पीठ है, अपने पीछे का हिस्सा पूरा डोर्सल एरिया कहलाता है, और वहां की स्किन पूरी डोर्सल स्किन कहलाती है, डोर्सल वॉल कहलाती है। उस डोर्सल वॉल के अटैचमेंट में वर्टिब्रा के क्लोज होते हुए उसकी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। जैसे एक ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, अब ये ह्यूमन की वर्टिब्रल कॉलम गुजर रही है यहां पर, इस वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी लोकेशन पे? देखिए, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, मतलब यहां पर दो किडनी पाई जाती हैं, और कहां लगी रहती हैं? डोर्सल वॉल पर लगी रहती हैं। भाई स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहां पर। हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एस्केलेटल सिस्टम की स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अपने अंदर कितनी बोन परसेंट है और इनकी लोकेशन क्या है। तो जो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर है, भाई पहले तो अपन वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ पर क्लेवियन बोन पाई जाती है 7, उसके बाद अपनी पाई जाती है यहाँ पर थोरेसिक बोन, फिर थोरेसिक बोन के बाद पाई जाती है लंबर बोन। तो लास्ट थोरेसिक, तो आप कहीं ना कहीं यहां पर मान सकते हैं लास्ट थोरेसिक यहां पर होगी, और थर्ड लंबर, मतलब लास्ट थोरेसिक के बाद फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर और थर्ड लंबर यहां पर होगी, ठीक है। तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर की लोकेशन पर ये देखिए यहां पाई जाती है किडनी, और डोर्सल वॉल पर लगी हुई पाई जाती है, ठीक है। लोकेशन आपको समझ में आ चुकी है। चलिए आगे की बात करते हैं। इच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मीजर, लेंथ इसकी कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर वेरी करती हैं, विड्थ इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर वेरी करती हैं, और जो थिकनेस होती है किडनी की वह वेरी करती हैं
2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एन एवरेज वेट अगर हम ह्यूमन का माने कि कोई ह्यूमन अगर 60 से 70 किलो का है, एक हेल्थी ह्यूमन है, तो उसके अंदर उसकी किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम वेरी करता है। ठीक है, तो ये इसका वेट हम मान सकते हैं। लेंथ, विड्थ, थिकनेस आपको पता चल चुकी है। चलिए देखें, आप एक टिपिकल डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस प्रकार मेजर कर सकते हैं, मान सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे कि जो इसकी विड्थ है यह 5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी हाइट होती है या लेंथ होती है वह इसकी 10 से 12 या 13 सेंटीमीटर वेरी करती हैं। चलिए किडनी की बात कर रहे हैं। टू आर द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस। भाई किडनी हमने देखी बीन शेप्ड होती है, और ये बीन शेप्ड यहाँ पर कॉनकेव सरफेस होती है। ये तो होगी कॉन्वेक्स सरफेस, जो इनर साइड है इसकी, इनर साइड इसकी कॉनकेव सरफेस होती है। तो टू आर द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, इनर कॉनकेव सरफेस का सेंटर कौन हो गया? ये सेंटर हो गया। भाई ये पूरी इनर कॉनकेव सरफेस किडनी की, और ये सेंटर हो गया। एक इधर वाली किडनी की बात करें अपन, एक किडनी इधर भी होगी इसी प्रकार। ठीक है, इस किडनी की बात कर रहे हैं कि इनर कॉनकेव सरफेस के सेंटर की बात कर रहे हैं। टू आर द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच कॉल्ड हाइलम। ये जो नोच लगी है, ये वाला रीजन, सेंटर वाला रीजन, इस नोच का सेंटर वाला रीजन हम बोल रहे हैं हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर। अभी डायग्राम में हमने देखा था कि यहीं से यूरेटर इंटर करती हैं, इधर लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, और यहीं से वेना केवा भी इंटर कर रही थी, वेना केवा की एक ब्रांच, और यहीं से नर्व्स इंटर करते हैं। तो किडनी की जो कॉनकेव सरफेस है उसका जो सेंटर है, उस वाली लोकेशन को हम हाइलम बोलते हैं, और उस हाइलम से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करती हैं। देखिए बीन शेप्ड किडनी आपको नजर आ रही है, ये वाला जो रीजन है जहां से ये सभी वेसल्स इंटर करती हैं, नर्व्स इंटर करती हैं, इस वाले रीजन को हम बोल रहे हैं ये हाइलम। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम हाइलम बोल रहे हैं। ओके, यहां से आप देखेंगे रेड कलर की एक वेसल्स इंटर कर रही हैं, ब्लू कलर की भी इंटर कर रही हैं, साथ ही साथ यहां से नर्व्स भी इंटर करेगी। तो जो इनर कॉनकेव सरफेस है जिसका जो सेंटर है, उस वाली लोकेशन से जो सभी वेसल्स और नर्व्स इंटर करती हैं उसको हम हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम आप ध्यान रखिएगा। यूरेटर इंटर करती हैं, यूरेटर की भी आप ध्यान रखिएगा, यूरेटर भी इंटर करती हैं, ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किडनी की, तो इनर टू द हाइलम, हाइलम की बात कर चुके हैं, अब अपन किडनी को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं अपन, तो इसका सेक्शन देख रहे हैं कि ये किडनी है, ये किडनी का एक सेक्शन ले लिया है। ठीक है, लेफ्ट किडनी ले लिए, इसका एक सेक्शन ले लिया है। अब यहां पर ये हाइलम हो गया, जहां से सभी वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर इंटर करेगी। ठीक है, ये यूरेटर इंटर कर गई, ब्लड वेसल्स इंटर कर गई, साथ ही साथ नर्व्स इंटर कर गई, है ना, सब इंटर कर गए यहां पर। अब इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। ठीक है, ये फनल शेप्ड स्पेस लगता है यहां पर, एक कीपाकार स्पेस है। कीपाकार, जो छलनी होती है ना, छानने की एक कीप होती है ऑयल डालने की किसी डब्बी में। ठीक है, उस कीपाकार की बात करें अपन, फनल, इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कार्ड केलिस। अब इसके प्रोजेक्शन लगेंगे ऐसे। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लग गया, ये प्रोजेक्शन लग गया, ये प्रोजेक्शन लग गया, तो ये प्रोजेक्शन कहलाएंगे केलिक्स। चलिए आप डायग्राम में देखिए भाई, ये तो ये वाली लोकेशन क्या हो गई? ये हाइलम हो गई, यहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करती हैं। ठीक है, अब हाइलम के ठीक बाद जो प्रोजेक्शन लगता है, ये कीपाकार प्रोजेक्शन, ये की जो कीप बन रही है। ठीक है, मैं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको यहां से क्लियर विजिबल होगा। कलर ले लेता हूं मैं यहां पर ब्लू कलर। चलिए अब देखिए, ये वाली लोकेशन तो हो गई हाइलम, और ये जो फनल शेप्ड फनल बनी है ना यहाँ पे कीपाकार, ये कहलाता है अपना रीनल पेल्विस। क्या कहला रहा है? रीनल पेल्विस। ये देखिए नाम, ये रीनल पेल्विस। ठीक है, अब ये रीनल पेल्विस की जो प्रोजेक्शन लग रहे हैं, देखिए प्रोजेक्शन कैसे, देखिए ये वाला प्रोजेक्शन, देखिए ये वाला प्रोजेक्शन, मैं प्रोजेक्शन बनाता जा रहा हूं, ये वाला प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्शन, ये सब प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं? केलिक्स। क्या कहलाते हैं? ये प्रोजेक्शन केलिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और किडनी जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है, मेडुला रीजन और कॉर्टेक्स रीजन।
देखिए ये वाला रीजन कोर्टेक्स रीजन है, बाहरी रीजन कोर्टेक्स रीजन है, इंटरनल रीजन मेडुला रीजन है, ठीक है। और ये मेडुलरी पिरामिड कहलाते हैं। नजर आ रहे हैं आपको, ये मेडुलरी पिरामिड, ये इधर पिरामिड है, और ये मेडुलरी पिरामिड के लिस्ट में धसे हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा लेंथी नहीं हो रहा होगा, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये हो गई मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। और जो ये जिस रीजन में है, अभी यहां पर नाम नहीं है, ये जो पिरामिड है मेडुलरी पिरामिड है, लेकिन ये जिस रीजन में है वह रीजन मेडुला है। यहां से लेकर ये पूरा आंतरिक रीजन मेडुला रीजन है, और ये बाहर वाला रीजन कोर्टेक्स रीजन है, और इसको कवर किए हुए कैप्सूल प्रेजेंट होता है। चलिए बात करते हैं आगे की। द आउटर लेयर ऑफ किडनी, द मेडुला इज, यहां पर हां, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। जो किडनी को घेरे हुए लेयर हैं उसको अपन कैप्सूल बोलते हैं, किडनी का कैप्सूल, ठीक है। यह एक टफ कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि किडनी को कवर किए होता है। तो जो किडनी के आउटर लेयर है वो कैप्सूल है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, कौन कौन से? आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। बात कर चुके हैं हम, देखिए कैसा दिखना है। ये वाला रीजन, इनर वाला रीजन, ये मेडुला कहलाता है, ये वाला रीजन कोर्टेक्स कहलाता है, और जो ये कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, ये जो कवरिंग है बाहर, ये कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल जो किडनी को कवर किए हुए हैं। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस। मेडुला कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइड हो रहा है, इनको अपन मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं, जो कि प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिस, कैलिस के अंदर प्रोजेक्टेड, मतलब कैलिस में धसे हुए हैं, ठीक है, कैलिस में धसे हुए मेडुलरी पिरामिड। द कोर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कोलियम, स्कार्ड कोलियम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, कोलियम ऑफ बर्टीनी। देखिए यहां पर देखिए आप, ये तो हो गया कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, क्लियर है, जो कि पूरी किडनी को कवर किए हुए रहता है, फाइब्रस कैप्सूल हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया कोर्टेक्स रीजन, ये कोर्टेक्स रीजन हो गया, नंबर 2 वाली बात, नंबर 1 बात, 2 वाली बात, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये मेडुला रीजन हो गया। मेडुला रीजन ये आप मान सकते हैं, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक पूरा मेडुला रीजन है। अब ये पूरा ही मेडुला रीजन रहेगा, जैसे ये यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये मेडुला रीजन हो गया। 3rd नंबर की बात, अब मेडुला रीजन कॉलम में डिवाइड है, ये देखिए पिरामिड में डिवाइड है, सॉरी कॉलम में नहीं, पिरामिड में, ठीक है। तो ये हो गए मेडुलरी पिरामिड, ये हो गई 4th नंबर की बात, ठीक है। ये हो गया रेनल पेल्विस आपका, ठीक है, जहां से ये इंटर कर रही हैं सभी वेसल्स, ये हाइलम हो गया, ये हो गई 4th नंबर की बात। हाइलम के देन बाद जो कीपाकार स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये हो गया रीनल पेल्विस, ये होगी 6 नंबर की बात। अब रीनल पेल्विस जो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है ना, रीनल पेल्विस देखिए ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो गए, ये कहला गए एक मेजर ब्रांच तो मेजर कैलिक्स, और जो आगे डिवाइड हो गए माइनर ब्रांच माइनर कैलिक्स, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए ये रीनल कोलम कहलाएंगे या कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अभी बात की थी ना पिछली स्लाइड में, कोलम ऑफ बर्टीनी कौन कहलाएंगे? ये रीनल कोल्यूम। ये देखिए ये बीच बीच में ये रीनल कोल्यूम, एक रीनल कोल्यूम, ये एक रीनल कोल्यूम, ये रीनल कोल्यूम कहलाते हैं। तो क्लियर है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यहां पर, ठीक है। तो आज हमने बात की यहां पर एक्सक्रिएटरी मैटर की, कि एक्सक्रिएटरी मैटर क्या क्या होता है अलग अलग एनिमल में, उनके अंदर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर क्या क्या होती है वो बात की, और जो अपना मेन मोटिव है ह्यूमन फिजियोलॉजी का उसमें है एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें हमने बाहरी स्ट्रक्चर की बात की, उसका शेप क्या होता है, साइज क्या होती है, कलर क्या होता है, लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, मोटाई क्या होती है, बात की। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की, 2 रीजन में डिवाइड है किडनी, मेडुला और कोर्टेक्स, कोर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन। साथ ही किडनी की कवरिंग है यहाँ पर एक कैप्सूल में, हार्ड फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसके अंदर किडनी सेफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की एक ऐसी जगह की जहां से यूरेटर इंटर करती हैं, वेसल्स इंटर करती हैं, ब्लड वेसल, उसको हमने हाइलम बोल दिया। हाइलम जो आगे जाके कीपाकार स्ट्रक्चर में खुलता है उसको हमने बोल दिया रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस फिर आगे प्रोजेक्टेड रहता है, मतलब उसके
ऐसे उंगलियों की तरह परवर्ध निकले हुए हैं, उसको बोल दिया हमने रीनल कैलिक्स। और रीनल कैलिक्स में मेडुलरी रीजन से कुछ पिरामिड धसे हुए हैं, उनको बोल दिया हमने मेडुलरी पिरामिड। इस प्रकार पूरी स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, वह जगह जहां से ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स किडनी के अंदर इंटर करती हैं। आंसर हो गया अपना हाइलम। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन आपको बहुत सारे देंगे, अपना आंसर रहेगा हाइलम। सेकंड क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि किडनी की पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं, अपना जो डायफ्राम है उसके नीचे वाले पोर्शन को एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम से ऊपर वाले पोर्शन को थोरेसिक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी की भी 2 रीजन होती है, नेवल जो होती है नाभि, नाभि से ऊपर वाली अपर एब्डोमिनल रीजन, नाभि से नीचे वाला लोअर एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है और डोर्सल वॉल पर लगी होती हैं, और थर्ड लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लोकेशन पे। तो लोकेशन पूछी जा सकती है किडनी की लोकेशन। ठीक है, लोकेशन पूछी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, आज वाले लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि किडनी के अंदर जो रीनल पेल्विस है वह प्रोजेक्टेड होता है आगे की तरफ, यह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है। अब रीनल पेल्विस कहलाती है, कैलिक्स कहलाती है, मेडुलरी पिरामिड कहलाती है, क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं रीनल कैलिक्स, रीनल कैलिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, किडनी के मेडुला रीजन का वह भाग जो कैलिक्स के अंदर दसा हुआ होता है क्या कहलाता है, रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार डिफरेंट क्वेश्चन यहां पर हमसे नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को यहां पर क्लियर रखना। ऐसा नहीं है कि हम आपको यहां पर क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाएंगे, करवाएंगे। क्वेश्चन का एक पूरा लेक्चर बनेगा इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर, उसमें आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में जैसे आज वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, आज वाला सेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन रख लेंगे दोनों सेशन से रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज वाला लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है यहाँ पर तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।